हेलो एंड वेलकम टू इग्नो BFPSH। तो आज हम BPSC 141 का 11th यूनिट देखने जा रहे हैं जिसका टाइटल है इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स, जहां पर आज हम नॉन वायलेंट डायरेक्ट एक्शन इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हमें बताया गया है कि गांधी जी ने जो भी स्ट्रगल किया भारत की इंडिपेंडेंस के लिए, उसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर थी। वो चीज़ ये थी कि गांधी जी ने हमें एक चीज़ सिखाई। चीज़ ये थी कि जब भी हम किसी भी बड़े रेवोल्यूशन की तरफ यहाँ पर अग्रसर होते हैं, तो गांधी जी ने हमें ये सिखाया कि कभी भी हम अगर ब्लडशेड की तरफ जाएं या वॉयलेंट मीन्स की तरफ जाएं, तो उस पर्टिकुलर मूवमेंट का फेल होने का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहीं से एक डॉक्ट्रिन निकल के आती है हमारे पास नॉन वायलेंस की, जहाँ पर गांधी जी ये कहते हैं कि बड़े बड़े रेवोल्यूशंस हम बिना किसी ब्लडशेड के भी जीत सकते हैं, बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस डायरेक्ट एक्शन। जहाँ पर जैसे जैसे अब इनकी पॉपुलैरिटी देश में बढ़ने लगी, वैसे वैसे लोगों ने इस पूरी क्वालिटी को अपने अंदर नर्चर करना चालू किया। जो भी जो सत्याग्रह हुए वो भी नॉन वायलेंट हुए। उसके बाद हमने पिछले यूनिट में विमेन मूवमेंट को देखा था, जहाँ पर हमने देखा कि विमेन ने भी गांधी जी के जो दिए गए कॉन्सेप्ट थे ऑफ नॉन वायलेंस, इनका यूज़ करके अपने लिए मूवमेंट्स लड़ी और वो सक्सेसफुल भी बनी। तो आज हम इस यूनिट में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से गांधी जी ने जो भी हमारे को कॉन्सेप्ट दिए नॉन वायलेंस के, कैसे इन्वायरमेंटल वायलेंट मूवमेंट्स में इनका यूज़ किया गया। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स आखिरकार होती क्या हैं। तो इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स कुछ ऐसी मूवमेंट्स होती हैं जो कि कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट की जाती हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं वो नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है बहुत ही बड़े स्केल पर। और इसी से हमारे सामने एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्स एक्सप्लॉइटेशन या कॉन्क्वेस्ट ओवर द नेचर। तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि जो भी रिसोर्सेज हम देखें नेचर में, तो उनसे रिलेटेड कोई ना कोई कम्युनिटी होती है जो कि वहाँ पर रहती है। तो उस कम्युनिटी का जो ज़्यादा जो जीवन है वो डिपेंडेंट रहता है इन्हीं सब नेचुरल रिसोर्सेज पे। तो जो बड़ी-बड़ी एमएनसीज़ हैं, कमर्शियल प्लेयर्स हैं और इवन कभी-कभार जो स्टेट भी है, वो इस फैक्ट को ओवरलुक करते हुए ये भूल जाते हैं कि जो भी हम नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या रिसोर्स को डिप्लीट कर रहे हैं, उनका बहुत ही मेजर जो इम्प्लीकेशन है, वो वहाँ के ह्यूमन को सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। तो इसीलिए मूवमेंट चलाई जाती हैं, ताकि जो भी एक्सप्लॉइटेशन नेचर का किया जा रहा है, हम उसको ख़त्म करें और कॉन्सेप्ट लाएँ इन्वायरमेंटल और इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी का, जहाँ पर नेचर को सस्टेनेबल बनाने का काम किया जाए। जो भी रिसोर्सेज़ हैं, उनको एक लिमिटेड वे में लिया जाए, ताकि आगे आने वाली जनरेशंस जो हैं, उनके लिए भी वो नेचुरल रिसोर्सेज़ रह सकें। उसके बाद एक बहुत बड़े हमारे पास इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, जो कि इस पर एक टिप्पणी करते हैं, डॉक्टर वंदना शिवा। तो ये कहते हैं कि जो मूवमेंट्स होती हैं, ये इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स, ये बहुत ही बड़े लेवल पे मूवमेंट्स होती हैं और इनमें सोशल और पॉलिटिकल प्रोसेस बहुत ही लंबा होता है। अब इस पूरे प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल एक्टर्स की मांग होती है। अगर हम प्रिसाइजली देखें, तो अगर हमें एक सोशल चेंज लाना है या किसी सोशल चेंज को री करना है, तो सबसे बड़ी जो चीज़ इन इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स में चाहिए वो है जनता। अब जनता जो है, उसको सबसे पहले ये लोग अवेयर करने का काम करते हैं कि किस तरीके से हमारा जो नेचर है, हम उसे प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस क्या होता है। तो इससे होता क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज पार्टिसिपेशन हमें इन मूवमेंट्स में देखने को मिलता है बाय द कंसर्न्ड कम्युनिटीज़ एंड द अदर कम्युनिटीज़ एज वेल। इससे हम एक क्लासिकल एग्जाम्पल सेट करके रख सकते हैं कि अगर हमें एक इन्वायरमेंटल मूवमेंट चलानी है, तो सबसे पहले हमें उनको अवेयर करना पड़ेगा इन्वायरमेंट के बारे में, कि किस तरीके से जो लोग हैं वो इन्वायरमेंट को डिप्लीट या इरोड करने का काम कर रहे हैं और हम कैसे इनको आगे जाकर बचा सकते हैं। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा, सरकार पर प्रेशर बनेगा, सरकार एमएनसीज पर प्रेशर डालेगी और जो भी सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो नेचर को एक्सप्लॉइट करने का काम कर रही हैं, वो सब रुक सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर हम इंडिया के कुछ इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स की बात करें, तो अनलाइक द वेस्ट, ये देखा जाता है कि जो इंडिया का कंसर्न है इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स को लेके, वो बहुत ही पुराना चला आ रहा है। क्योंकि पुराने टाइम से हम ये देखते आ रहे हैं कि जो हमारी पूरी इकोनॉमी चलती थी, वो एग्रीकल्चर पर चलती थी और कुछ ऐसी इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ भी हुआ करती थी, जो कि जंगलों में रहा करती थी। उनका
जो रहन सहन था वो वहीं पर हुआ करता था। तो जैसे जैसे अब भारत जो है वो आगे बढ़ने लगा डेवलपमेंट की राह पर, वैसे वैसे जो इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स इंडिया में आई वो और ज़्यादा बढ़ने लग गई। और ये सारी मूवमेंट्स ग्रास रूट लेवल से शुरू हुई। और ये मूवमेंट जो थी ये किसी एजुकेट एलाइट ने नहीं शुरू की, बल्कि जो उस एरिया की ट्राइबल कम्युनिटी है या फिर जो इंडिजिनियस विलेज फोक है, इन्होंने चालू की, जो कि अनएजुकेटेड हुआ करते थे। उन्हें ये चीज़ें पता थी कि किस तरीके से ये लोग हमारे रीजन को डिप्लीट कर रहे हैं, और ऐसे जो हमारा लाइफस्टाइल है वो पूरा डिसरप्ट हो सकता है। उसके बाद इनिशियल लेवल पे देखें तो इनिशियल लेवल पे ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो इनके रिसोर्सेज को डिप्लीट करने आती थी उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया करते थे यूजिंग दी फॉरेस्ट रिसोर्सेज। उसके बाद लेटर ऑन अगर हम देखें तो ये मूवमेंट्स अब इनसे शिफ्ट होकर एक ब्रॉड अम्ब्रेला के अंदर आ गई, जिसमें वाटर इश्यूज, फ्लोरा एंड फौना, बायोडाइवर्सिटी, मैसिव डिफॉरेस्टेशन, इन सभी पर अब इन लोगों ने काम करना चालू किया। और प्राइम एग्जाम्पल हम देखें तो गंगा यमुना क्लीन ड्राइव एक्शन प्लान भी हम सरकार की नीतियों में देख सकते हैं, जहाँ पर नमामि गंगे, अब दिल्ली में भी यमुना को साफ किया जा रहा है। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके से पहले के टाइम पे जो मूवमेंट चला करती थी वो रिसोर्सेज को लेकर चला करती थी। अब रिसोर्सेज, अब ये जो हमारे पूरे इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स हैं, अब इन्होंने अम्ब्रेला के नीचे सारी ही जो भी चीज़ें इन्वायरमेंट से रिलेटेड उन सभी के लिए काम करना चालू कर दिया है। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल था यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास आता है चिपको मूवमेंट ऑफ 1973। इसके बारे में हम 2 यूनिट में पढ़ चुके हैं, तो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम स्किप करेंगे। उसके बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये भी हम पढ़ चुके हैं, इसको भी हम स्किप करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है साइलेंट वैली, जो हम पढ़ेंगे। तो साइलेंट वैली एक नेशनल पार्क है, जो कि एक मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट इंडिया में आता है। अब ये जो पूरा फॉरेस्ट है ये केरल के पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, इन दी नीलगिरी हिल्स, साउथ इंडिया में। तो ये जो साइलेंट वैली इसका नाम पड़ा, ये ब्रिटिशर्स ने दिया था 1920s में। अब ये इसको साइलेंट वैली इसलिए बुलाते थे क्योंकि नॉइजी किकाडास, अब किकाडा जो है वो एक तरीके का कीड़ा होता है जो कि बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, ये आपने भी देखा होगा। ये ये जो कीड़ा है ये बारिशों के बाद आता है या फिर उस एरिया में ज़्यादा पाया जाता है जहाँ पर नमी ज़्यादा होती है, बारिशें ज़्यादा होती हैं। तो ये कीड़ा आपके घर में भी आया होगा कभी कभार, जो कि बहुत ही ज़्यादा आवाज़ करता है। तो लेकिन साइलेंट वैली एक ऐसी ट्रॉपिकल जगह में ये जो कीड़े थे ये एब्सेंट थे, तो इसी वजह से इसको साइलेंट वैली नाम दे दिया गया। तो एट फर्स्ट जो साइलेंट वैली था वो वर्ल्ड अटेंशन में इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पर जो रिच नेचुरल डाइवर्सिटी है उसके लिए आ गया, और नहीं, बल्कि हुआ क्या कि 1920s में केरल की उस समय की जो सरकार थी उसने एक केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाया। अब इस बोर्ड का काम ये था कि जो भी हमारी स्टेट है हम उसमें किसी ना किसी तरीके का कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। और 1928 में एक लोकेशन को तय किया गया जो कि था कुंती पुजा रिवर, जो कि साई रंधरी के पास थी, और इसको एक आइडियल साइट माना गया इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। उसके बाद अगर हम आगे जाएँ 1970s में, तो 1970s तक आते-आते जो भारत था वो आज़ाद हो चुका था, और डेवलपमेंटल मॉडल जो है वो अपने इम्प्लीमेंट करने इसने चालू कर दिए थे। तो डैम्स को एज़ अ आइकन ऑफ डेवलपमेंट देखा जाता था कि अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो हमें बिजली चाहिए, और बिजली डैम से आती है, और डैम के लिए यहाँ पर अच्छी खासी नदी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी वजह से इस साइट को चुना गया, और ये देखा गया उस समय की इंडिजिनस पॉपुलेशन के द्वारा कि जो ये डैम बन रहा है, ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हमारे पास आ रहा है, ये हमारी हाई कल्चरल या हाई डाइवर्सिटी वाइल्ड लाइफ को इम्पैक्ट कर सकता है, थ्रेटन कर सकता है। तो उसी के बाद से एक 1970s में एक मूवमेंट चालू हुई कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट द्वारा, जिसका नाम था सेव द साइलेंट वैली। और 1976 में जो केरल की सरकार थी, केरल स्टेट जी थी, उसका जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था उसने तब भी एक डैम कंस्ट्रक्शन का जो कार्य था वो उसको शुरू कर दिया और उसको पब्लिक नोटिस में डाल दिया। उसके बाद अगर हम 1980s में जाएँ तो 1980s में साइलेंट वैली ने एक नेशनल अटेंशन पाने का काम किया, जहाँ पर स्टेट लेड जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हो रहे थे, जो कि उस सीन को, उस पर्टिकुलर एरिया जो कि बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड फ्लोरा एंड फौना, उस समय पर जो ये हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हुआ करते थे उस समय पर वो डोमिनेट किया करते थे। तो इन सभी को जो है इन्होंने चैलेंज करना शुरू कर दिया, और ये जो मूवमेंट निकली इन्होंने आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए अच्छा खासा एग्जाम्पल भी सेट कर दिया। उसके बाद अगर हम देखें आगे जाकर एक और जो चीज़ है उसके बारे में यहाँ पर हमें बताया गया है
जैसे कि जो लॉयन टिल्ड मकैक नाम का एक बंदर होता है, इस मूवमेंट को इसका एक सिंबल बनाया गया। उसके बाद बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंटल ग्रुप्स आए, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, साइलेंट वैली एक्शन फोरम। ऐसे बड़े बड़े कुछ इन्वायरमेंटल ग्रुप्स भी इस साइलेंट वैली के मूवमेंट में शामिल हुए, जिनके कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स के नाम इस प्रकार हैं, जैसे कि वंदना शिवा, मेघना मेधा पाटकर जो कि नर्मदा बचाओ वाली हैं, उसके बाद सुंदरलाल बहुगुणा, बाबा आमटे और सुनीता नारायण। तो ये इसके कुछ प्रोमिनेंट फिगर्स रहे। उसके बाद जो मूवमेंट थी वो पहली बार इनिशिएट करने का काम किया KSSP ने, जो कि था केरला शास्त्र साहित्य परिषद। अब इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन ने साइलेंट वैली की कुछ साइंटिफिक स्टडीज़ की, इसने कुछ स्टडीज़ को कंडक्ट कराया और ये देखा कि इतना कल्चरली, और हम कल्चरली मैं बार बार बोल रहा हूँ सॉरी, कि जो डाइवर्स है इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसका इसका जो इकोसिस्टम है इतना बढ़िया है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और इसको प्रोटेक्ट करना ही चाहिए, ताकि मैनकाइंड के जो ग्रीडी इंटरेस्ट हैं हम इसको इससे बचा सकें, आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए भी कुछ रिसोर्सेज बच सकें। तो इसी का ध्यान रखते हुए इन्होंने पहली बार इस मूवमेंट को इनिशिएट करने का काम किया। उसके बाद कुछ बायोलॉजिकल लीडर्स जो थे KSSP के, उन्होंने भी ये देखा कि हम इस वैली को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, ताकि हमारी रिच बायोडाइवर्सिटी है वो भी यहाँ पर सेफ गार्ड रह सके। उसके बाद KSSP ने एक पब्लिक ओपिनियन का जो है वो जनरेशन किया इस प्रोजेक्ट के लिए, कि इन्होंने पब्लिक में जाना शुरू किया थ्रू न्यूज़ लेटर्स, जनरल्स, और जो भी ऐसे मैसेजेस हुआ करते थे अमंग द स्टूडेंट्स, जनरल पब्लिक। तो जनरल पब्लिक में इसको अवेयरनेस फैलाने का काम इस KSSP नाम के इस ग्रुप ने किया, और ये इसने एक मेमोरेंडम भी भेजा केरल की सरकार को कि किस तरीके के इश्यूज या प्रॉब्लम्स जो हैं वो इस पूरे यहाँ पर एरिया में हमें देखने को मिल रहे हैं और आप इन पर कुछ एक्शंस लीजिए। उसके बाद एज अ रिजल्ट हमें KSSP द्वारा एक मैसिव कैंपेन नज़र आता है, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी KSSP के साथ एक कैंपेन लड़ती है, जिसमें एक डॉक्टर स्वामीनाथन नाम के व्यक्ति हैं जो कि इसका लीडिंग प्लांट जो है वो यहाँ पर सेटअप करके रखते हैं, ताकि इस इशू को हम इंक्वायर कर सकें। उसके बाद 1983 में हम ये देखते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को ये एक आदेश देती है कि जो भी प्रोजेक्ट है उसको अबेंडन कर दिया जाए, और 15 नवंबर को जो साइलेंट वैली है उस एज अ नेशनल पार्क भी यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया जाता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो साइलेंट वैली है वो बहुत सारे वेज में एक एग्जाम्पल सेट करती है इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स के लिए, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि एजुकेटेड पीपल के साथ साथ बहुत बड़े बड़े इन्वायरमेंटल ग्रुप्स भी शामिल होते हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद वो ये देखते हैं कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, और अगर हमें इफ़ेक्टिव वे में करना है तो वो तभी हो सकता है जब जो लोकल कम्युनिटी है, लोकल लोग हैं, यूथ है, जनरल पब्लिक है, वो भी हमारा साथ दे। और इसी का प्राइम एग्जांपल हमें ये साइलेंट वैली जो मूवमेंट है वो हमें नज़र आती है। आगे बढ़ते हैं वाटर कंजर्वेशन मूवमेंट ऑफ 2000 पे। तो ये वाटर कंजर्वेशन मूवमेंट है, ये अटेम्प्ट रहता है ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब यहाँ जो ट्रेडिशनल नॉलेज होती है वो बड़े बड़े डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की वजह से ओवरशैडो हो जाती है। अब ये जो मूवमेंट्स होती हैं उनका काम ही यही रहता है कि जो भी डोमिनेंट मॉडल हैं डेवलपमेंट के, उनकी वजह से हमारा जो ग्राउंड वाटर का एक्सप्लॉयटेशन है वो बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पर किया जा रहा है। इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए जो ग्राउंड वाटर है उसको बहुत ड्रास्टिक वे में ये एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। इसकी वजह से जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है वो डिक्रीज होती जा रही है, और जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रही है, बड़ी बड़ी जो वाटर मार्केट लॉबीज़ हैं वो क्रिएट हो रही हैं, जो कि वाटर को कोमोडिफाई करने का काम कर रही हैं, और इसकी वजह से जो भी रिलेशनशिप है नेचर का मैन के साथ वो भी डिसरप्ट हो रहा है। उसके बाद ये देखा जाता है कि जो स्टेट पहले एज अ प्रोवाइडर और एज अ फैसिलिटेटर काम करती थी वाटर को पहुंचाने का जगह जगह पर, अब वो स्टेट MNCs का एक सपोर्टर बन के रह गई है। अब इस चेंज सिनेरियो में जो पीपल के इंटरेस्ट हैं उनको हमेशा नेगलेक्ट किया जाता है, और अल्टीमेटली यहाँ पर भी हमें स्ट्रगल देखने को मिलते हैं, जहाँ पर बेसिक ह्यूमन राइट्स और नेचुरल राइट्स के बारे में यहाँ पर लोगों को अवेयर किया जाता है और इस मूवमेंट में शामिल होने के लिए बोला जाता है। तो ये जो पूरी मूवमेंट होती है हमें इसमें दो तरीके के वर्जन नज़र आते हैं। एक वर्जन ऐसा होता है जहाँ पर कुछ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और कुछ ऐसे इन्वायरमेंटल ग्रुप्स
स्टेट के साथ मिलकर कोऑपरेट करते हैं इन एमएनसीज के खिलाफ ताकि इनको बचाया जा सके। उसके बाद कुछ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस अपने बिहाफ पे ये अकेले दम पे बिना किसी स्टेट की हेल्प लिए ये अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए निकल जाती हैं ताकि इनको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये जो रीज़न दिया जाता है इन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का कि ये कहती हैं कि हमें कोई भी स्टेट से हेल्प नहीं चाहिए, वो रीज़न ये देती हैं कि जो भी लोग इस मूवमेंट में शामिल हो रहे हैं, ठीक है, वो सब नियो लिबरल स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। और वहीं अगर हम स्टेट के पर्सपेक्टिव से देखें तो स्टेट हमेशा ग्लोबल फाइनेंस कैपिटल को फैसिलिटेट करने का काम करती है और एमएनसीज के एज अ एजेंट के रूप में काम करती है, जिसकी वजह से जो एमएनसीज के इंटरेस्ट हैं स्टेट उसके आगे खड़े होकर इनके इंटरेस्ट को बचाती है और जो भी कम्युनिटी का नुकसान हो रहा है वो होने देती है। तो ये कारण दिया जाता है कि जो भी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस अकेले लड़ रही हैं इन इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स में, वो यही रीज़न देती हैं कि स्टेट हमेशा एमएनसीज का पक्ष लेती हैं और इसी वजह से स्टेट की हेल्प इन्हें नहीं चाहिए होती है। उसके बाद इसका प्राइम एग्जाम्पल हमें एक राष्ट्रीय चेतना यात्रा नज़र आता है, जहाँ पर कुछ वाटर रिलेटेड कंसर्न्स को डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में शेयर किया जाता है और एक ऐसा कैंपेन होता है जहाँ पर जो भी वर्ल्ड मार्केट में वाटर को प्राइवेटाइज या फिर कमर्शलाइज करने का काम किया जा रहा है, ये उनके खिलाफ आवाज़ उठाने का काम करते हैं और इसके लिए एक ड्राइव भी चलाते हैं जहाँ पर जो भी चीज़ें हो रही हैं वाटर को प्राइवेटाइज या फिर कोमोडिफाई करने के लिए वहाँ दिखाया जाता है कि किस तरीके से ये अनएथिकल वे में वाटर को कोमोडिफाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी की पूरी कम्युनिटी ही उनके राइट्स को जो है वो डिस्ट्रॉय किया जा रहा है और पूरी की पूरी जो कम्युनिटी है वो ही ख़त्म होती जा रही है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हमें बताई गई हैं। आगे बढ़ते हैं हम ग्रीन पीस मूवमेंट ऑफ 1971 पे। तो ग्रीन पीस एक ऐसी इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना की गई थी 1969 में और ये एक ऐसा हम कह सकते हैं कि इस तरीके से जन्मी क्योंकि उस समय से पहले जो था वो एक नॉन वायलेंट डायरेक्ट एक्शन कैंपेन चला था यूएस में कि जो भी यूएस न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग करता है अलास्का में, तो उसकी वजह से बहुत बड़े स्केल पे जो हमारा लैंडमास है वो डिस्ट्रॉय होता है और इससे वहाँ की जो डाइवर्सिटी है वो भी खतरे में आती है, फ्लोरा फौना खतरे में आता है, बायोडाइवर्सिटी पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसी से जो ग्रीन पीस है उसका जन्म होता है 1969 में। ग्रीन पीस एक ऐसी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बनती है जो कि नॉन वायलेंट एक्शंस के जरिए बहुत सारी इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स को आगे बढ़ाने का काम करती है और उसके पीछे कुछ फैक्टर्स भी होते हैं जैसे कि क्लियर स्ट्रेटेजिक डिजाइन, फिलोसॉफिकल बेस, साइंटिफिक रिसर्च, पॉलिटिकल एंड लीगल रिसर्च, लॉबिंग, करेजियस डायरेक्ट एक्शन एंड ब्रिलियंट यूज ऑफ मीडिया अटेंशन। तो इस सारे एफर्ट से ये जो है ग्रीन पीस मूवमेंट ये आगे बढ़ती है और अलग अलग जगह पर लोकल लेवल तक ये हर मुद्दा पहुंचाने का काम ये ऑर्गेनाइजेशन करती है ताकि लोगों को पता चले कि किस तरीके से जो इन्वायरमेंट है हमें उसे बचाना चाहिए। और जहाँ आप देखें कि जहाँ पर इलीगल तरीके से जो भी एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का, आप उसके खिलाफ आवाज़ भी उठा सकते हैं। तो ये सारा काम ग्रीन पीस करती है। तो ग्रीन पीस अगर आज के टाइम पे भी देखें तो एक ऐसा प्रीमियर ऑफ इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ये देखा जाता है जहाँ पर ट्रेडिशनल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, कॉलिशंस, इन सभी के साथ एक नॉन वायलेंट डायरेक्ट एक्शन का सहारा लिया जाता है जहाँ पर बड़े बड़े जो रेवोल्यूशंस हैं इनको बिना किसी वायलेंट मीन्स के ये सक्सेसफुल बनाने का काम करती है। अब इसके जो एक्टिविस्ट होते हैं वो 6 कैंपेन दुनिया भर में चलाते हैं जैसे कि स्टॉप ग्लोबल वार्मिंग, सेव एंशियंट फॉरेस्ट, थर्ड आता है एलिमिनेट टॉक्सिक केमिकल प्रोडक्शन एंड पॉल्यूशन, फोर्थ आता है हॉल्ट द जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ फूड, फिफ्थ आता है अचीव अ न्यूक्लियर फ्री नेचर और सिक्स आता है प्रोटेक्ट द वर्ल्ड ओशंस। तो यही कुछ ऐसे कैंपेन्स हैं जो कि इस ग्रीन पीस नाम की इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने चला के रखे हैं और अभी तक ये चलते भी हैं। आपने बहुत बार न्यूज़ में इसका नाम भी सुना होगा। तो ये जो पूरे हैं हमारे मूवमेंट्स है वो खत्म होते हैं और यहीं पर हमारा यूनिट भी है वो भी खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच।